नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। साथियों, हम पिछले वीडियोज में हमने समास प्रकरण में द्वंद्व समास को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम द्वंद्व समास के दो भागों को पढ़ चुके थे, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। लेकिन आज हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमने बीच में बहुत लंबा गैप किया है और जिसमें हमने वर्णमाला का जो प्रकरण था वो हमने पूर्णतया समाप्त किया हुआ है। तो आज हम उसी वर्णमाला के जो आज तक की परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी ने आयोजित कराई हैं, जो भी हिंदी से वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। ये जो वीडियो है आपको यूपी पैट का आने वाला आगामी जो परीक्षा है इसमें बहुत हद तक लाभ पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये बात आप लोग बहुत बेहतर तरह से जानते हैं, मुझसे भी अच्छे से आप जानते होंगे कि जो ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होती हैं अधिकतर प्रश्न उसमें रिपीटेड होते हैं, जो वही प्रश्न होते हैं जो वो पूछ चुके होते हैं पहले पिछली कुछ परीक्षाओं में 2-3 साल के अंतर पे, और बहुत से प्रश्न आपको हूबहू वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आज हम उन्हीं श्रृंखला को लेकर बढ़ेंगे और हर प्रश्न का विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, बहुत ही गहराई के साथ में सारे डाउट्स जिसमें हम अपने दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का अपना सेशन। पहला प्रश्न आपको जो मिलेगा, 4 विकल्प मैं आपके सामने यहाँ लिखता जाऊंगा और आपको इसमें से पूछना है, उसमें आपको उत्तर देना है या आपको समझना है कि इसका उत्तर कौन सा ठीक रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं का वर्ग का उच्चारण स्थान, का वर्ण का उच्चारण स्थान, तो क्या रहा इसका उच्चारण स्थान। ये जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा आपको, ये एक तरह से आप समझ लीजिए आपने जो भी प्रकरण पढ़ा है वर्णमाला का उसका एक रिवीजन होता जा रहा है। तो का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या था, तो हमने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान जब पढ़ाते समय अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा होता है, अकुहु विसर्जनीय नाम। मैं आपके सामने उस सूत्र को भी लिखे दे रहा हूं ताकि आप दोबारा रिकॉल कर लें बहुत अच्छे से। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, तो कंठ से कौन से वर्ण उच्चारित हो रहे थे, छोटा आ। कु का मतलब मैंने आपको बताया था पूरा इसमें का वर्ग आ जाता है, हा हल मिलेगा, और विसर्ग छोटा आ का वर्ग हा और विसर्ग कहां से उच्चारित होते हैं, ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार कंठ का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हुआ। तो आप याद रखेंगे का उच्चारण स्थान का था, कंठ था। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, कौन सा स्वर दीर्घ है, इसमें से पूछते हैं कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है। ये पेपर में थोड़ा फंसाने वाले प्रश्न होते हैं और आपको 4 विकल्प देंगे। पहले लिख देंगे उ ई, उ लिखा है, ई लिखा है, बड़ी ई लिखा है, और चौथे विकल्प में लिखा है बड़ा आ। अब इसमें से कौन दीर्घ नहीं है, इसमें से कौन सा पद जो है, कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं है। दीर्घ वर्णों की बात किए थे तो दीर्घ वर्ण में कौन कौन से दीर्घ थे, बड़ा आ हो रहा था, बड़ी ई हो रही थी, तो देखिए इसमें बड़ा आ मिल गया, बड़ी ई मिल गई, और यहां माफ करिए बड़ा ऊ है, इसीलिए मैं थोड़ा डाउट में जा रहा था। बड़ा आ मिल गया, बड़ी ई मिल गई, बड़ा ऊ मिल गया, तो छोटा क्या मिला, छोटी ई मिली आपको। तो ये दीर्घ हो ही नहीं सकती है, तो इसमें उत्तर आपका बी सही है, जिसमें छोटी ई आपकी दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आती है। इसी प्रकार उच्चारण स्थान से जुड़ा एक प्रश्न और पूछा गया, इस सा का उच्चारण स्थान क्या है, सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने आपको बताया था एक सूत्र के माध्यम से, ऋटुर्खाणाम मूर्धा, ऋटुर्खाणाम मूर्धा, अर्थात मूर्धन्य से जो उच्चारित शब्द होंगे उसके अंतर्गत ऋरी आएगा, टा वर्ग आएगा, टू का मतलब टा वर्ग, शा हो गया, अणा हो गया। तो ऋटुर्खाणाम मूर्धा में सा का उच्चारण स्थान कहां से हुआ, मूर्धन्य से। तो इसको हम मूर्धन्य सा भी कहते हैं। ये हमने आपको वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि सा के जो नाम थे, मूर्धन्य सा किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसे याद रखिए कि सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है,
और ये आपको सूत्र भी याद होना आवश्यक है। रेटोरखाणाम मूर्धा अकु विसर्जनम कंठ। आप देखिए अभी हमने शुरू किया है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और उच्चारण स्थान से ही 2 प्रश्न पूछ लिए गए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें या रा लावा किस वर्ण के व्यंजन हैं। जरूरी नहीं मैं सारी बातें आपको बोर्ड पर ही लिख के बताऊं, मैं आपको प्रश्न पढ़ के भी बोल सकता हूं और आप उसको अपने दिमाग से समझ से उसको हल भी कर सकते हैं, जिसके सामने मैं आपको प्रश्न जरूर सामने आपके लिख दूंगा। प्रश्न ये पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अगर अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है तो आपको विकल्प देखना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो इस चीज को याद रखिए, अगर वर्णमाला संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको विकल्प देखने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं। तो या रा ला वा ये सारे आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ में आते हैं या रा ला और वा। और हा। नहीं सॉरी, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत तो या रा लावा। तो अंतस्थ वर्ण कौन से हुए, या रा लावा। और आपसे पूछा जा रहा निम्नलिखित में से अंतस्थ कौन सा है, तो या तो वहां पे आ मिलेगा, विकल्प में रा मिलेगा, ला मिलेगा या वा मिलेगा, या हो सकता है युग्म मिल जाए, या रा मिल जाए, रा ला मिल जाए, लावा मिल जाए। तो अंतस्थ पूछा गया तो आपके दिमाग में सारे अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ वर्ण आ जाने चाहिए, कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौन सा कंठ तालव्य है। देखिए कितने प्रश्न पूछे जाते हैं जो उच्चारण स्थान से ही जुड़े हुए हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। तो कंठ से हमने आपको कंठ तालु से सिर्फ ए और आई, ये ए और आई ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो कंठ और तालु से संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। तो आपको विकल्प में या ए मिलेगा या आई मिलेगा। इस तरह से प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आप जब किसी पुस्तक को उठाते, किसी किताब को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पर्टिकुलर प्रश्न से संबंधित चीजें ही मिलेंगी। अगर पूछा गया अंतस्थ वर्ण कौन सा है, यारा लावा में से उसने कोई एक वर्ण आपको लिख दिया तो आपने या टिक कर दिया, लेकिन ये तरीका सही नहीं। अंतस्थ वर्ण आते ही आपके दिमाग में यारा लावा तुरंत आ जाने चाहिए। और मैंने आपको जिस तरह से बताया था यड़ो अंतस्था होता है, अंतस्थ को यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा संस्कृत से जुड़ा हुआ टॉपिक है और समय मिलेगा तो मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा। तो यड़ प्रत्याहार में यारा लावा आते हैं तो इस यारा लावा अंतस्थ हो गए। कंठ तालु से कौन से वर्ण होते हैं, ए और आई होता है, कंठ तालु से बोला जाता है। तो आपको सिर्फ विकल्प ठीक नहीं करना है, आपको पूरा रिकॉल दिमाग में करना है, क्योंकि विकल्प ठीक करने से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं विकल्प को ही ठीक करने के चक्कर में। अभी इसमें पूछा गया है या रा ला वा किस वर्ण के। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न किया हमने, अभी मिटा भी नहीं पाए थे। एक प्रश्न पूछा गया अंतस्थ वर्ण कौन सी है, तो यारा लावा हो गया। और यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो अंतस्थ हो ही गए। तो आपको इसमें कोई ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है और दोनों प्रश्न लोअर में पूछे हुए प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, पंचम वर्ण का, चंद्रबिंदु का, स्वर का। तो विसर्ग किसका कार्य करेगा, तो विसर्ग आपका कार्य करता है 5वें वर्ण का। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जब हमने आपको अनुनासिक और निरुनासिक वर्ण पढ़ाने शुरू किए थे तभी हमने आपको बताया था कि अनुनासिक क्या होता है, निरुनासिक क्या होता है। जिन वर्णों को बोलने में नाक का प्रयोग करते हैं वो अनुनासिक हो जाते हैं और जिनको बोलने में नाक का प्रयोग नहीं करते हैं वो निरुनासिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो आपके नाक से निकलेगी उनको आप अनुनासिक ही कहेंगे, क्योंकि नाक से हवा निकलने का मतलब ये हुआ कि वो जो वर्ण है वो आप नाक से ही उसका उच्चारण कर रहे हैं। संयुक्त स्वर पूछा गया, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। विकल्प दे दिया आपको ए आई ओ और बड़ा ऊ। तो इसमें तो आंख बंद करके ही लगा सकते, ए आई और जो ओ है ये तो संयुक्त वर्ण ही है, सभी मिलकर बने हुए किसी ना किसी, जिसमें आपका जो छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है ये दोनों आपके एकल व्यंजन है। इनको आप संयुक्त व्यंजन का नाम संयुक्त स्वर का नाम नहीं दे सकते।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण नहीं। देखिए प्रश्न के अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको पूरा पूरा वो सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि बिना सूत्र याद किए आप चीजों को हल नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न पूछ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण नहीं है। अब देखिए सारा दंत का उन्होंने दे दिया है विकल्प में, और कोई एक उसमें लिख दिया जो दंत का नहीं। अब दंत है, विकल्प छोड़िए, आप देखिए दंत का मतलब क्या हुआ। दंत, दंत से कैसे कौन कौन से शब्द बोले। लितुरसा नाम दंता मैंने आपको ऋणी बोलते हैं, तावर्ग बोलते हैं, ला और सा बोला जाता है। कौन सा सा होता है, ये वाला सा होता है। इस सा को क्या कहते हैं, दंती सा कहते हैं या दंतस्थ सा कहते हैं। ये बात हमने आपको बताई थी जब हम वर्णमाला वाले प्रकरण को पढ़ रहे थे। तो देखिए आप में इसमें सा मिलेगा, ला मिलेगा, तो इसमें जो विकल्प दे दिए इन्होंने ता ला दा या, इन्होंने विकल्प दे दिए ता ला दा और या। अब आप देखिए इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंत के ग्रुप में नहीं आता। लिलितुलसा नाम दंता, तो ता तो आ गया, ला आ गया और ता था दा, ता के वर्ग में ही दा मिल जाएगा। तो जो या बचेगा ये आपका दंत जो है, दांत से उच्चारण इसका नहीं किया जाता। तो इसलिए जरूरी है कि आपको पूरा वो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ण अगर यहाँ पर आपको याद होता तो डाउट में पढ़ सकते थे। रटकर याद नहीं करता, जो मैंने वर्णमाला की वीडियो में सजेशन में भी मैं लगा दूंगा। वर्णमाला की वीडियो में जो मैंने आपको संस्कृत के जो सूत्र थे, सूत्र के हिसाब से जो आपको याद करवाया था, उसी से याद करना, प्रयास करना कि वो सूत्र याद हो जाए। क्योंकि अगर वो आपने वो सूत्र या वो श्लोक बोल लो, कुछ भी कह लो, उनको याद कर लिया तो जीवन में कभी आप उच्चारण स्थान से संबंधित चीजें नहीं भूलेंगे। हमने हिंदी वर्णमाला की एक पन्ना उठाया, 10 प्रश्न लिए, जिसमें 4 प्रश्न सिर्फ उच्चारण स्थान से मिल गए, क्योंकि एग्जामिनर ये बात जानता है कि सबसे ज्यादा गलतियां अगर होती हैं तो उच्चारण स्थान से होती हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊं। मेरा मतलब आपको सिर्फ ये जानकारी देना है कि आप किस तरह से इन पर काबू पा सकते हैं, इनको कैसे पकड़ें, हल करना कैसे सीखें इन क्वेश्चनों को। क्योंकि अगर आपने दंत से जुड़ा हुआ रट्टा लगाएंगे तो हो सकता है एक आध वर्ण आप बीच में भूल गए, और अगर आपने भूल में वही वर्ण दा वर्ण भूल गए तो आप डाउट में पड़ जाएंगे दा या के। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कैसे वो आसान हो सकती हैं। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, बाकी फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्रश्न आया था हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया गया तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, कितना टिपिकल कर दिया गया कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जीव के भाग के आधार पर हमने आपको बताया था कि 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र मध्य पश्च के अलावा जो भी आपको विकल्प मिलेगा गलत होगा। तो विकल्प में अग्र मध्य पश्च के साथ साथ विव्रत भी देख दिया। अब विव्रत हमने क्या कहा था, विव्रत जो होते हैं वो ओंठ के आधार पर होते हैं, विव्रत अर्ध विव्रत। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, पूरा पूरा पढ़कर आना है, पूरा अगर पढ़ रहे तो उसको रटना नहीं है, पूरा सिस्टम से याद करना है, क्या टेक्निक है याद करने की। तो ये लगभग हमने 12-13 प्रश्न समझे, उनका मेन मूल समझा कि इनको किस तरह से हल करना है। मेरा उद्देश्य मैं आपको फिर बता दूं, ये बिल्कुल नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मैं हल करवा दूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने के लिए आपके पास बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन किताबें मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको डिजिटल माध्यम से समझाएंगे। तो प्रीवियस ईयर करने के साथ साथ ये भी जानकारी होनी जरूरी है कि आखिर ये प्रश्न हम कैसे सटीक उनका उत्तर दे पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।